ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट है हमारा, ओके विच बेसिकली डील्स विद दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस। Okay. हर स्टेट के अपने रेंट कंट्रोल के लॉ हैं। ओके अगर लैंडलॉर्ड टेनेंट की बात करें, ओके उसका एक थ्रेशोल्ड है। जैसे दिल्ली के अंदर 3,500 रुपए से अगर कम का रेंट है तो द केस विल बी फाइल्ड इन दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट अंडर दैट। 3.5 लाख से 3,500 रुपए से अगर कम का रेंट है, ठीक है 3,500, ठीक तो है जो आपका डिस्प्यूट है वो दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट के अंडर में आएगा। ठीक है वहाँ टेनेंट को भी प्रोटेक्शन मिलती है और लैंडलॉर्ड को भी मिलती है। ठीक है लेकिन अगर वो 3,500 से ज्यादा का है ठीक है तो वो आपका सिविल कोर्ट के अंदर जाएगा। हम्म, अगर वो 3 लाख से ऊपर का और कमर्शियल डिस्प्यूट है तो वो कमर्शियल कोर्ट में जाएगा। ठीक, तो मोटा मोटी होता क्या है कि हर लॉ का जो सिस्टम है वो लैंडलॉर्ड टेनेंट का हर स्टेट का थोड़ा सा स्पेसिफिक लॉ है। लेकिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट जनरली गवर्न्स एनी डिस्प्यूट जो रेंट कंट्रोल में नहीं आती है। ओके उसके अंदर जो है आपके एज ए लैंडलॉर्ड आपके कुछ राइट्स हैं, लेकिन हम्म। बेस्ड ऑन द लीज एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट जो आपने एग्जीक्यूट किया उसके बेस पे रहता है। तो 2 थिंग्स जो एक टेनेंट या लैंडलॉर्ड को ध्यान रखना चाहिए, 2 से 3 चीजें मोटी मोटी अग्रीमेंट बनाते समय, ताकि डिस्प्यूट, क्योंकि आपने बोला कि अग्रीमेंट के बेसिस पे डिस्प्यूट अराइज होता है। देखो यहाँ सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो जी। आपका क्वेश्चन बहुत वेग है। रीजन जी। बीइंग कि अगर आप बोलोगे कि लैंडलॉर्ड टेनेंट दोनों को ध्यान रखने वाली चीज है जी तो ऐसा कभी नहीं होता। लैंडलॉर्ड को अलग चीज ध्यान रखनी पड़ती करेक्ट है और टेनेंट को अलग ध्यान रखनी पड़ती है। लैंडलॉर्ड को जो अपना राइट है वो आपको इन्फोर्स करके रखना पड़ता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी दे रहा हूँ तो उसमें किस किस चीज़ का क्या क्या होगा। जैसे जनरली सबलेटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस नहीं आनी चाहिए। अगर मैं आपको वेकेशन के लिए, एविक्शन के लिए नोटिस देता हूँ तो कितना टाइम लगेगा। लॉक इन होता है, लॉक इन को कैसे आप इन्फोर्स करोगे। 5 साल के लिए लिया आपने, कहा 2 साल से पहले मैं खाली नहीं कर रहा हूँ, अगर तुम 1 महीने में भी खाली करोगे तो 2 साल का किराया लूंगा। देयर आर सो मेनी थिंग्स। एक एग्रीमेंट पे अगर हम बात करेंगे, एक एग्रीमेंट कैन बी एग्जीक्यूटेड इन 3 पेजेस एंड द सेम एग्रीमेंट कैन बी एग्जीक्यूटेड इन 90 पेजेस। तो ये डिपेंड करता है कि उसकी सिचुएशन क्या है। करेक्ट, वो कौन सी प्रॉपर्टी है, रिलेटेड सारी चीजें कि अगर तो कमर्शियल आपका प्रॉपर्टी है। हर आदमी की अपनी क्या होता है कि उसका इंटरेस्ट है, उसको अपनी सहूलियत देखनी पड़ती है। मैं कितने टाइम के लिए दे रहा हूँ या ले रहा हूँ प्रॉपर्टी, वो हर किसी को ना अलग तरीके से डिसाइड करना पड़ता है। एक आदमी कहता है मुझे चाहिए प्रॉपर्टी 11 महीने के लिए, मैं 12वें महीने नहीं रहना चाहता, तो 11 महीने का अपना काम करो, 12वें महीने मत रहो। तो आप उसके हिसाब से काम करोगे। आप प्रॉपर्टी लेते हो, आप देखोगे धूप आ रही है नहीं आ रही है, हवा पानी ठीक है या नहीं है, पानी है मतलब बेसिकली दीमक लगी हुई है नहीं लगी हुई, बहुत सारी चीजें हैं। बट ये हर आदमी को खुद डिसाइड करनी पड़ती है। तो अगर हम लैंडलॉर्ड टेनेंट की अगर हम बात करें तो वो जर्नलाइज सिस्टम नहीं है ऐसा कि उसको जर्नलाइज किया जा सके। बट ये है कि अगर आप खाली करना चाहो तो रीजनेबल अमाउंट में, रीजनेबल तरीके से, रीजनेबल टाइम में आप खाली कर लो। सिक्योरिटी मैंने आपको दे दी एज ए टेनेंट, तो उसमें सिचुएशन क्या है कि मुझे सिक्योरिटी वापस मिलने का तरीका होना चाहिए। एज अ लैंडलॉर्ड मैं कैसे बचा सकता हूँ कि मेरी प्रॉपर्टी कब्जा ना हो किसी भी तरीके से? 100% तो किसी के पास कोई रामबाण नहीं होता। ओके जब तक कब्जा ना हो जाए आप किसी के मन में नहीं झांक के देख सकते कि आदमी मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा करेगा, तो ये तो नहीं है पॉसिबल। हाँ ये है कि अगर कोई कब्जा हो जाता है, कोई टेनेंट ऐसा है जो खाली नहीं कर रहा है, तो लैंडलॉर्ड के पास अपने राइट्स हैं, वो इन्फोर्स कर सकता है। अब इन्फोर्स करने के तरीके हैं, कोर्ट जाना पड़ेगा। अगर आप कोई आदमी सोचता है कि भाई मेरे पास पुलिस में अच्छी जानकारी है, मैं इसका सामान बाहर फेंक दूँ, तो सबसे बड़ी बात है कि लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट भी केस हो सकता है, पुलिस वालों के अगेंस्ट भी केस हो सकता है। लैंडलॉर्ड मस्ट टेक लीगल एक्शन, दैट्स इट। अगर पुलिस का कोई रोल नहीं है, पुलिस के पास कोई अथॉरिटी नहीं है। अगर कोई एसएचओ आगे बोलता है कि यार तू किराएदार है, तू खाली कर, तो तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा, आप एज ए इंडियन सिटीजन, एज ए टेनेंट आप उसको बोल सकते हैं कि तू अपने घर जा, मैं कुछ नहीं खाली कर रहा, इनको खाली कराना है, कोर्ट का ऑर्डर लेके आ जाएंगे। एसएचओ कुछ नहीं कर सकता उस चीज में। हाँ वो आपके खिलाफ फॉल्स केसेस बनाने की कोशिश करता है तो आप रिकॉर्डिंग कीजिए। अब जितनी बार भी पुलिस से डील कर रहे हैं, अपना कैमरा ऑन कीजिए, गो फॉर फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव, और बहुत सारे अब तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप रिकॉर्ड करो, कौन मना कर देगा। लेकिन कोई ऐसा शॉर्ट फॉर्मूला नहीं होता लॉ में, किसी चीज का कोई शॉर्ट फॉर्मूला नहीं। अगर आप सोचो केस टू केस, इट इज केस टू केस। दूसरा चीज वही सेम चीज, कौन से लॉ के अंडर में हमारे एटीएस कवर होते हैं, एंड एक दो चीज जब हम एटीएस बना रहे हैं, अग्रीमेंट बना रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बाइंग एंड सेलिंग प्रॉपर्टी, हालांकि मोटा मोटा हमने पहले ऑलरेडी कवर कर लिया है कि हमें टाइटल सर्च रिपोर्ट, बैंक लोन, प्रिवेंशन जितना भी जैसे कर सकते थे वो हमने पहले बताया हुआ है। बट मोटा मोटा ब्रॉडर टर्म्स में अगर हम बात करना चाहें कि सेल परचेज अग्रीमेंट किसके अंडर गवर्न होता है, कौन से एक्ट के अंदर गवर्न होता है जनरली, और उसमें क्या क्या इंक्लूजन्स है? देखो अगेन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय सेल और बाय वे ऑफ गिविंग पोजीशन, ओके, वो सारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ही आता है। ओके, ठीक। तो होता क्या है कि अगर आप एग्रीमेंट टू सेल कर रहे हैं तो अगेन आपको केस टू केस बेसिस सिस्टम करना पड़ेगा।
आप उस प्रॉपर्टी की टाइटल सर्च अगर कर चुके हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उस पर लोन मिल, अगर आपको लेना है तो आपको इतना टाइम लैंड उससे मतलब बायर से लेना पड़ेगा, सेलर से लेना पड़ेगा कि आप उसमें लोन के लिए अप्लाई कर सको और लोन आपको मिल सके। राइट। कल की डेट में ऐसा ना हो कि वो बोले कि ये आपको 60 दिन का टाइम दिया था, अब तक तो आपने पैसे दिए नहीं, मैं आपका एग्रीमेंट जो है वो खत्म कर रहा हूँ। दैट शुड नॉट बी द सिचुएशन। तो आपको अपनी सिचुएशन पहले एनालाइज करनी पड़ेगी। अगर आप एज ए सेलर बात करते हो, आपकी सब चीज़ें ठीक हैं, तो आप उसके अंदर अपने हिसाब से जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको मेंशन कर सकते हो। ये पार्टी की आपकी आपस की नेगोशिएशंस होती है। अगर अब मैं ये बोल दूं कि भाई मैं बायर हूँ और मैं प्रॉपर्टी लेने चला गया, टाइटल सर्च तो ठीक है, अच्छी चीज़ है और मैंने 60 दिन का टाइम भी दे दिया। अगर मुझे बैंक लोन अप्लाई नहीं करना तो क्या डू आई हैव द फाइनेंशियल कैपेसिटी कि मैं 60 दिन में इसको पैसे दे दूंगा कैसे भी करके। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि मेरी दूसरी प्रॉपर्टी में उसको बेच के पैसे दे दूंगा। होता क्या है, बहुत लोगों के लिए है कि मेरी वहां पे प्लॉट पड़ा हुआ है, आज मैं यहाँ एग्रीमेंट टू सेल कर लेता हूँ, फिर वो उसको बेच दूंगा। बेचना इतना आसान नहीं होता है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट अगर ऐसी है कि आपने रात को उसको लिक्विडेट किया और सुबह पैसे आ गए, तो आप गो फॉर दिस महीने 2 महीने का एग्रीमेंट। अदरवाइज पहले वहां से बयाना लो, तब यहाँ बयाना करो, ताकि वहां से पैसा दूसरा आदमी भी होगा ना, वो भी सोचेगा मैं 6 महीने का एग्रीमेंट क्यों करूंगा किसी सामने वाले के साथ। 6 महीने नहीं, 3 महीने, 60 से 90 दिन तो रेगुलर है। आप 60 दिन 60 वर्किंग डेज कर सकते हैं उसको। 60 वर्किंग डेज इज आल्सो सफिशिएंट। जनरली 60 दिन का करते हैं, लेकिन उसको 90 डेज में कर सकते हो, 90 डेज तक लेके जा सकते हो, 3 महीने का। तो आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी होनी चाहिए। दूसरा, आप जिससे भी ले रहे हो, अगर एग्रीमेंट टू सेल आप कर रहे हो किसी के साथ, आपने प्रॉपर्टी लेनी है, तो उसके जितने भी ओनर्स हैं, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, सबके साइन होने चाहिए उसके पास, आपके पास। ऐसा नहीं कि आपने एक आदमी से साइन करवा लिए, उसने बोला जी मेरे पास सबकी पावर ऑफ अटॉर्नी है, देखो मेरे हाथ में ना। और दूसरा, जितने भी लोगों का पैसा है, जितने शेयर होल्डर है, आपका प्रोपोर्शनल अमाउंट उसकी रेशियो में उनके अकाउंट में जाना चाहिए। राइट, ताकि वो बाउंड हो जाए। दोनों मेन बातें हैं जो ये डिस्प्यूट होता है कि वो होता क्या है कि आपने आज कर दिया, प्रॉपर्टी के रेट जिस तरह से बढ़े हैं कोविड के बाद, अब आज ये नहीं पता लगता कि आज इस प्रॉपर्टी का प्राइस ये है, कल उस पे लाख 10 लाख रुपए का प्रीमियम भी मिल सकता है, किसी को पसंद आ जाए प्रॉपर्टी, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। अब उसमें से एक सेलर की फैमिली का जो एक बंदा होगा जिसका 15% शेयर था, वो कोर्ट चला जाएगा, जी मेरे को तो, मैं तो साइन ही नहीं किया, मुझे तो पैसे ही नहीं मिले, तो मेरी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, स्टे दिया जाए। अब आपका बयाना फंस गया, प्रॉपर्टी फंस गई, कोर्ट से स्टे हो जाएगा क्योंकि वो तो ओनर है। तो अब आप लड़ते रहो, आपका जो पैसा है वो राख हो गया। तो आपको ये जरूर ध्यान रखने की जरूरत है कि भाई जितने भी शेयर होल्डर हैं उनके साइन बहुत जरूरी है, उनके अकाउंट में पैसा और उसी प्रोपोर्शन में पैसा जाना उनके लीगल अकाउंट में जाना। 100 रुपए की प्रॉपर्टी है, 5 आपके शेयर होल्डर हैं, आप 10 रुपए दे रहे हो तो 2 रुपए सबके अकाउंट में डाल दो, बराबर जाने चाहिए, बराबर पे पॉइंट, ठीक है ना। और उनसे एग्रीमेंट पे साइन करवाओ। डन। अब तीसरा फैक्टर, पार्टीशन विद इन फैमिली, ये किसके अंडर गवर्न होता है? और कुछ 1-2 बातें, अगर कोई ऐसा आदमी है जो अपनी विल बना रहा है या पार्टीशन उसके घर में होने वाला है प्रॉपर्टी का, तो उसको क्या चीजें, क्या राइट्स उसके होते हैं या क्या चीजें हम उसे बता सकते हैं यहाँ पर? देखो, पार्टीशन जो है, हमारा पार्टीशन एक्ट अलग है, ओके, इनहेरिटेंस अलग है, सक्सेशन अलग है। ओके, तो जो पार्टीशन है आपका सिर्फ उस प्रॉपर्टी का होता है जिसके अंदर आपका कोई शेयर हो। अगर आपका उसके अंदर शेयर नहीं है, आपका ओनरशिप राइट नहीं है, तो उस प्रॉपर्टी के अंदर आपका पार्टीशन आप क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है। तो आपके लिए बहुत सारे लॉ हैं जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पार्टीशन में सिंपल सी बात है कि आप पार्टीशन क्लेम कर सकते हो, आप नोटिस देके पहले अपनी फैमिली के बीच में कर सकते हो, उसके बाद में आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो, जिसे हम पार्टीशन सूट बोलते हैं, डिक्लेरेशन पार्टीशन सूट जो है उसको फाइल कर सकते हो। तो वो अलग गवर्न होता है। अगर आपका किसी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी आपके पेरेंट्स की, अब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी तो मतलब आपके दादा के टाइम से, परदादा के टाइम से चली आ रही है, उसमें आपका शेयर है, तो आपको उसके अंदर पार्टीशन क्लेम करना है, वो अलग बात हो गई। आपके फादर की कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो सेल्फ एक्वायर्ड है, उन्होंने कोई विल नहीं छोड़ी, तो क्या होगा कि वो आपके लिए बेसिकली यू विल इनहेरिट दैट प्रॉपर्टी। आप, आपकी मदर, जो सिस्टर हैं, भाई हैं, वो लोगों को बराबर मिलेगी। तो आपका उसमें पार्टीशन अगर क्लेम करना तो आपको अलग तरीके से करना पड़ेगा तब, लेकिन केस सेम जाएगा। आपका जो पुराना टाइटल है, क्या टाइटल है, इनहेरिटेंस कैसे आया है, वो स्टोरी जो है ना वो डिफरेंट होती है, बाकी तो प्रोसेस सेम है, आप उसके अंदर कर सकते हो। और जब आप पार्टीशन सूट क्लेम फाइल करोगे, पार्टीशन क्लेम करोगे, तो आप ऑब्वियसली कोर्ट में जाओगे स्टे मांगने के लिए, स्टे की भी आपको मिल जाता है। और जनरली पार्टीशन सूट जो है, अगर ठीक ठाक है, टाइटल ठीक है, तो जल्दी, बहुत जल्दी रिजॉल्व भी हो जाता है। इसके बाद लास्ट हमने ऑलरेडी बहुत डिस्कस किया, मुझे नहीं लगता है और डिस्कशन की ज़रूरत है। बिल्डर वाले पोर्शन पे मुझे लगता है हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है और व्यूअर्स को बहुत जानकारी मिल गई होगी बिल्डर्स पे। देखो, कोर्ट में मैंने एक चीज़ देखी है, अभी एक जज साहब के पास हाई कोर्ट में थे
और एक बिल्डर ने एंटीसिपेटरी बेल लगाई जी कि जी मैं बिल्डर हूँ और ये मेरे अगेंस्ट ईओडब्ल्यू सेल में, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग में एफआईआर हो रखी है। तो दिस वाज बेसिकली अस्टॉनिशिंग फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। लेकिन जैसे ही उन्होंने बोला कि ही इज द बिल्डर, जो एप्लीकेंट है, जज साहब ने कहा आई नो मोस्ट ऑफ द बिल्डर्स आर नॉट गुड, हमारे पास बहुत केसेस आते हैं, तो बिल्डर जो है बहुत चोर भी हैं, ऐसा नहीं है। तो सारे नहीं है, बहुत सारे हैं जो गलती करते हैं। तो बिल्डर्स के लिए एक नेगेटिव परसेप्शन ऑलरेडी है क्योंकि उन्होंने लार्ज स्केल फ्रॉड किए हैं। राइट, सबसे बड़ी चीज है। राइट, और वो मासेस के साथ होता रहता है, मासेस के साथ करते हैं। तो जो लार्ज स्केल फ्रॉड करते हैं, अब उसमें मेरे पास एक मैटर आया था गुड़गांव का, उसके अंदर क्या हुआ, एक बिल्डर ने फ्रॉड करने का तरीका क्या निकाला। क्या होता है कि आपने एक पूरी बिल्डिंग बनाई, उसमें अलग अलग यूनिट आपने अलॉट कर दी। अभी आपका जो नक्शा है वो पास हो गया, सब चीजें होंगी। अब आप क्या करते हो, बिल्डर बायर एग्रीमेंट करते हो अलॉटमेंट के बेस पे, क्योंकि अभी आपका ओसी तो आया नहीं है, तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा। उसने क्या किया, गांव के दूर दूर से लोगों को पकड़ के लाया, कहता है कि मैं तुम्हारे नाम पे बैंक में ये यूनिट के लिए लोन अप्लाई कर रहा हूँ। और 5-7 बैंक से उसने लोन के लिए बोल दिया कि हाँ जी आप यहाँ लोन दे सकते हो क्योंकि रेरा अप्रूव्ड है, तो बैंक तो मना करेगा नहीं। ईंट उसने रखी नहीं वहां पे एक भी, लैंड है सिर्फ, और उसने यूनिट अलॉट करनी शुरू कर दी। अब यूनिट क्या है कि आपकी हवा में 10वां फ्लोर है, वहां तक पहुंचे नहीं हो, और 10वें फ्लोर की एक यूनिट पंजाब नेशनल बैंक में उस आदमी के नाम से अप्लाई कर दी कि इसको हमने कर दिया है, अब इसकी रजिस्ट्री हम इतने दिन में करेंगे, आप सीएलपी कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है उसके बेस पे आप इतने इतने पैसा रिलीज कर दो। अगले दिन सुबह सुबह उस आदमी ने जिसके नाम पे वो चल रहा था, उसने दूसरे बैंक में अप्लाई किया, फिर तीसरे बैंक में अप्लाई किया। क्या होता है कि सिबिल पे आपका लोन रिफ्लेक्ट करने में, डिसबर्स होने के बाद भी टाइम लगता है। आप जब चेक करते हो जब आप चेक करते हो आज आपको लोन डिसबर्स हो गया, तो उसके बाद भी उसमें टाइम लगता है सिबिल पे चढ़ने में। लेकिन जिस दिन डिसबर्स हुआ उससे पहले तो बिल्कुल नहीं होता। तो उसने क्या किया, एक ही यूनिट के ऊपर 8 बैंकों से लोन लिया। 8 के 8 बैंक ने पैसा जो है, इसे प्रोफाइल फंडिंग बोलता है, उसने 8 के 8 बैंक्स ने वो जो यूनिट है उस यूनिट पे लोन देके बिल्डर को दे दिया पैसा। 1 करोड़ की यूनिट 8 करोड़ में बिकी, और जिस आदमी के नाम पे लोन लिया गया था उस आदमी को बोला कि तू 25-30 लाख रुपए ले और गायब हो जा। दिस इज रियल स्टोरी। वो आदमी गायब हो गया। अब बैंक वाले क्या कहते हैं कि, बैंक वाले कहते हैं कि जी ये किस्तें तो आ नहीं रही, अब किस्तें कैसे आएंगी, जिसने लिया है उसके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं थी, कागज भी तैयार हो गए, सब कुछ हो गया, बिल्डर अपना पैसा लेके बैठा हुआ है। और जब बैंक ने सोचा कि अब हम इस प्रॉपर्टी का पोजेशन लेने जाएंगे, तो देखते हैं कि वहां तो ग्राउंड फ्लोर ही नहीं बना, तो 10वां फ्लोर बनेगा कैसे, हवा में यूनिट, जो हवा में है यूनिट, उस यूनिट का करेंगे क्या। तो फ्रॉड बहुत हो रहे हैं। आदमी को ये ध्यान रखना पड़ता है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की कि गो फॉर रेडी टू मूव। हवा में जो चीज है उस पर थोड़ा सा बच के रहो। इन्वेस्टर हो कुछ भी करो, अगर आप एंड यूजर हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। दूसरा क्या है कि कंप्लेंट्स हैं ऑनलाइन, आप चेक कर लो किसकी क्या रेपुटेशन है क्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि बड़े बिल्डर्स हैं उनके कोई केस नहीं होते, सबके साथ कुछ ना कुछ चल रहा है, कोई छोटा चल रहा है किसी का बड़ा चल रहा है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो डिस्प्यूट तो रहेंगे। ऐसा एक आदमी एक भी बिल्डर नहीं है जिसका डिस्प्यूट इम्पॉसिबल है वो। और कई बार सर मैं तो क्योंकि कस्टमर से भी डील करता हूँ, कई ऑफेंस ना हो आप लोग, बट कई बार कस्टमर की भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो जाती है। मैं आपको बताता हूँ होता क्या है कि आपने प्रॉपर्टी ली, अभी रेरा में हाल ही में एक ऑर्डर पास हुआ है सर, ठीक है, आपने यूनिट ले ली, अब बिल्डर को भी बना के देना है, बिल्डर का इंटेंट चाहिए, वो बना रहा है, काम कर रहा है, आप पेमेंट ही नहीं कर रहे हो, और आपके नाम पे आपने करा लिया रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, ठीक है, रजिस्टर्ड बिल्डर बायर एग्रीमेंट हो गया 2% स्टैम्प ड्यूटी के साथ। अब बिल्डर फ्लैग कैंसिल नहीं कर सकता। कर सकता है, हाँ कर सकता है। मैं बताता हूँ पूरी स्टोरी सुनिएगा, फिर आप बताता हूँ मैं आपको। आप उस पे कि उसने ले लिया फ्लैट, ठीक है, फ्लैट लेने के बाद रजिस्टर्ड बीबीए बिल्डर बायर एग्रीमेंट करा दिया, और वो पेमेंट नहीं दे रहा है, ठीक है, और उसके केस पे बिल्डर जब वो कैंसिलेशन जा रहा है, ये जा रहा है, तो वो कई बार जो है वो आ गया, मतलब कि नहीं आप तो मेरा जबरदस्ती पैसा खाली कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो फिर रेरा ने ये ऑर्डर बनाया कि अगर 3 बार नोटिसेस आपको भेजी जाती है उसके बाद भी पैसा नहीं आता है, तो फिर बिल्डर के पास ये राइट्स है कि वो प्रॉपर्टी कैंसिल करे, दूसरे को बेचे, और जब आए पैसा तभी पैसा आपको रिफंड होगा, ठीक है। अब कई बार सर जो इन्वेस्टर ही कम्युनिटी होती है, एंड यूजर तो क्यों ही करेगा ऐसा, बट इन्वेस्टर कम्युनिटी में भी कई बार ये है कि 20% 30% पैसा दे दिया, उतना ही पैसे की लिमिट थी,
और 30% के बाद फिर वो जो है बैठ गया, वो पैसा देना नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब उस केस में क्या इंटरेस्ट लग गया, जो पेंडिंग अमाउंट आएगा उस पर इंटरेस्ट लगेगा 12% 18% या जो भी अग्रीमेंट में लिखा हुआ है। अब वो अग्रीमेंट नहीं दे रहा है और वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट पे राइज हो जाती है, ठीक है। तो वो दोनों केसेस पे मतलब वो ऐसा है कि अब यहाँ पे तो आपने पेमेंट नहीं दी ना, तो आपके पास ऐसा लॉयर आपके पास तो केस पहुंचेगा, तो डिस्प्यूट अराइज हो गया। डिस्प्यूट दोनों साइड से अराइज होता रहेगा। ये मतलब वही वाली बात है कि बिजनेस हो, घर हो, परिवार हो, कोई भी XYZ हो, जहां दो बर्तन है वो खनकेंगे जरूर, वो तो बिल्कुल होना ही होना है, वैसी वाली चीज है। तो सर अब हम लोग बढ़ते हैं अपने केसेस वाले, क्योंकि जो है मुझे लगता है कि अब ने एक जेनरिक आइडिया सबको मिल गया होगा, बहुत सारी बातें बीच में हो गई। अब हम लोग हम और आप कुछ ऐसे केसेस भी डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने जनरली प्रैक्टिकली होते हुए देखे हैं। जैसा कि अभी आपने जस्ट बताया कि गुड़गांव में एक डेवलपर था और ऐसा मल्टीपल बैंक से लोन कर लिया। ऐसा एक केस है सर कि एक अग्रीमेंट है, ये लखनऊ की एक प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ। उस प्रॉपर्टी का OC आ चुका है, ओवर कॉम्पिटिशन सर्टिफिकेट आ चुका है, इनफैक्ट पोजीशन भी है लोगों का, बाकी लोगों का पोजीशन उन्होंने वहां पे ले लिया है OC लेकर और अपने रजिस्ट्री करा ली है। अब एक अलॉटी है जिनके पास OC आ चुकी है, इनको रजिस्ट्री के लिए बोला जा रहा है, बट उनको वो रजिस्ट्री नहीं करानी, उनको प्रॉपर्टी बेचनी है। बहरहाल अब वो हो नहीं सकता क्योंकि OC आ गई है, तो रजिस्ट्री होना जरूरी है। अब मैं सेलर लेकर आप जब उनके पास जाते हैं तो वो आपको बोलते हैं कि ये रहा मेरा अग्रीमेंट, अग्रीमेंट में ये लेडी है, उस अग्रीमेंट में उन लेडी का साइन नहीं है, सिर्फ नाम है, और पैसे भी उस प्रॉपर्टी में उस लेडी के अकाउंट से आए हैं क्योंकि वो लेजर में दिख रहा है। और उनका कहना ये है कि ये लेडी मेरी बहू थी या XYZ थी और वो उसकी डेथ हो गई, ठीक है। और इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, आप आओ, आप जो है कल चलो, कल मैं रजिस्ट्री कर देता हूँ। तो इस तरीके का केस है। आप इसमें आपको कहाँ कहाँ रेड फ्लैग दिख रहे हैं, और या फिर आपको रेड फ्लैग्स दिखने के अलावा कि क्या मेजर्स है इस तरीके की प्रॉपर्टीज, मतलब इस सिनेरियो में आदमी को लीगली कैसे अपने आप को सिक्योर कर सकता है? देखो पहली बात तो ये है कि अगर कोई प्रॉपर्टी दो लोगों को अलॉट हुई है और वो बेचना चाहते हैं तो बिल्डर के लिए तो मजबूरी है उन दोनों को, अगर अलॉटमेंट चेंज करना है, रजिस्ट्री अगर नहीं हुई है तो उसको अलॉटमेंट किसी और के नाम पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। उसके लिए बिल्डर हमेशा कुछ फीस चार्ज करते हैं। नहीं सर, बट OC आ गई प्रोजेक्ट तो होगा नहीं। अगर OC आ जाती है तो OC में एक लिस्ट जाती है रेरा के पास, और रेरा एज पर रेरा जब आप OC आ गई तो उन्हीं लोगों को रजिस्ट्री होना जरूरी है, ठीक है। अब वो आदमी कह रहा है कि आप मुझे टोकन अमाउंट दे दो, मैं रजिस्ट्री करा दूंगा, फिर मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा। बट मैं कह रहा हूँ रजिस्ट्री करके ट्रांसफर करा भी दे, कल को वो लेडी उठ के चले आए कि मेरी उस प्रॉपर्टी में पैसा था, ठीक है, और बिल्डर नाम चेंज कर नहीं सकता क्योंकि रेरा में उसने ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है, उसी के लिए सारी चीजें वहां पे फ्रीज हो चुकी हैं। अब वो लेडी उठ के चली है कि मेरा पैसा था, मेरा तो बिल्डर बायर एग्रीमेंट में नाम भी था, और ये प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री फेक तरीके से हो। तो देखो ऐसा सिंपल सी बात है, अगर दो लोगों के नाम पे अलॉटेड है और वो अगर उसको बेचना चाहते हैं, रजिस्ट्री करते हैं होती है किसी भी तरीके से, तो ये मैंडेटरी है, उन दोनों के नाम पे ही होगी। एक आदमी दूसरे का शेयर नहीं बेच सकता। आपने मैंने जॉइंट में प्रॉपर्टी ले ली, उसमें 50% आपका शेयर है, 50% मेरा शेयर है। बी दैट एज इट में कि कल की डेट में कोई डिस्प्यूट आएगा नहीं आएगा बात की चीज है। मैं अपना शेयर बेचना चाहूँ तो मैं बेच सकता हूँ, आप अपना शेयर बेचना चाहो तो बेच सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपका शेयर बेच दूं और आप मेरा शेयर बेच दो, दैट कांट बी डन। अगर ये होता है, दिस इज अ क्लियर कट केस ऑफ चीटिंग। कल की डेट में जो दूसरा ओनर है उसके पास अपने राइट है कि भाई आप कर सकते हो, नहीं तो बेसिकली है क्या कि वही बोला ना मैंने कि जो आपका बायर है दैट नीड्स टू बी अवेयर, उसको ऐसी प्रॉपर्टी से दूर रहना चाहिए जहां टाइटल में डिस्प्यूट है। और इन केस जो सेलर है वो जेन्युइन बोल रहा हो कि लेडी की डेथ सर्टिफिकेट दिखा दे, सर्वाइवर सर्टिफिकेट दिखा दे। अगर उसकी डेथ हो भी गई है तो क्या उसकी डेथ के बाद आप लीगल आयर हो उसके? क्या आप सक्सीड करेंगे उसका शेयर? आपको शो तो करना पड़ेगा ना कि भाई लिखा हुआ है, नॉमिनी में लिखा होना चाहिए। अगर ऐसा है, नॉमिनी की कोई वैल्यू नहीं होती। नॉमिनी का काम सिर्फ इतना होता है कि आपने जो प्रॉपर्टी आपके नाम पे आनी चाहिए, मतलब जो मेन ओनर था उसकी प्रॉपर्टी आपको मिल गई, अब आपको उसके लीगल आयर को देनी है वो प्रॉपर्टी। नॉमिनी का मतलब ये रहता है कि आपने घर पे रख लो, ओके, वरना यू विल बी कमिटिंग सेक्शन 406 ऑफेंस, ओके, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कि भाई मैं आप कैसे कर रहा हूँ। और अगर इन दी कैपेसिटी ऑफ एजेंट तो 409 का भी लग सकता है आपके अगेंस्ट। तो नॉमिनी का काम ये होता है कि बैंक से मैंने पैसा ले लिया, किसी ने नॉमिनेट किया हुआ था, उस आदमी का पैसा मेरे पास आ गया, उसके जो लीगल आयर है जिनको पैसा एक्चुअली में मिलना चाहिए था, जिनका एंटाइटलमेंट है, अब आप क्या करते हो, मान लीजिए आप हो, आप अपने बैंक में अपने भाई को नॉमिनी बना देते हो,
जस्ट एग्जांपल, आपने अपने भाई को नॉमिनी बनाया और कल की डेट में आपको भगवान ना करे कुछ हो गया, अब आपकी बीवी और आपके बच्चे, आपकी मदर है, आपकी प्रॉपर्टी उन तीनों को मिलनी चाहिए। भाई नॉमिनी था, वो अपने अकाउंट में लेके बैठ गया, कहता मैं तो नहीं देता। भाई इज नॉट योर लीगल हेयर, तो लीगल हेयर नहीं है तो फिर होगा क्या? वो आपकी प्रॉपर्टी, आपके जो नॉमिनी है वो आपकी मदर, आपकी वाइफ, आपके बच्चों को देगा। नॉमिनी का ये रोल होता है। लोग जो मिसकंसेप्ट करते हैं ना कि भाई मैं नॉमिनी हूं, मैं रख लूंगा, डजंट वर्क लाइक दैट। दूसरा, जैसे आपने भी ओसी और रजिस्ट्रेशन का बोला है, तो दिस इज रियली इंसाइटफुल, बहुत अच्छी नॉलेज। तो आपको बेसिकली ऐसी प्रॉपर्टी से दूर रहो जिसमें टाइटल का डिस्प्यूट है, कहीं पे भी, छोटा है बड़ा। कल की डेट में अगर एक बार स्टे लग गया तो 30-30 साल केस चलते रहेंगे, कब तक लड़ोगे यार? बेटर ऑप्शन है कि स्टे हुए, दूसरी प्रॉपर्टी ले लो। यूनिट्स की कमी थोड़ा है, हमारे देश में यूनिट की कमी थोड़ा है। ये नोएडा भरा पड़ा है, आधे से ज्यादा यूनिट खाली पड़ी है, लेकिन आप लेने जाओगे तो प्राइस कम नहीं हो रहा। इसका मतलब लोगों ने पैसा लगा रखा है उसके अंदर, वो नहीं बेचना चाह रहे। तो सिचुएशन ये है। तो आप एक नहीं तो दूसरी देखोगे, इस डायरेक्शन में नहीं देखोगे, दूसरे में देखोगे, 1 किलोमीटर यहाँ है तो दूसरे किलोमीटर जाओगे, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जहां तक शेयर की बात है, तो अगेन आई एम टेलिंग यू, आप सिर्फ उतना शेयर बेच सकते हो जिसके आप इंटाइटल्ड हो, जो आपका राइट नहीं है। ऐसा थोड़ा ना कि आज आप लाल किले की रजिस्ट्री करने चले जाओगे, वो तो किसी और के नाम पे, सरकार के नाम पे, तो मैं बेच दूं। सेम इज विद बिटवीन पार्टीज। एक प्रॉपर्टी पे फिर मल्टीपल रजिस्ट्रीज कैसे हो जाती है? रजिस्ट्री इसलिए हो जाती है क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर जाके जब रजिस्ट्री हो रही होती है, तो उस टाइम पे रजिस्ट्रार का काम ये नहीं होता है चेक करना कि इसकी रजिस्ट्री ये मालिक है या नहीं है। रजिस्ट्री कोई किसी की भी करवा सकता है। कुछ स्टेट में ये होता है कि पुराना टाइटल वो चेक कर लेते हैं कि हाँ यार ये चेक कर लो। अदरवाइज क्या होता है कि भीड़ लगी होती है, फटाफट चेक किया और चलो रजिस्ट्री हो जाती है। और थोड़ा बहुत वहाँ धांधलेबाजी भी होती है, जो वहाँ के एम्प्लॉई है वो भी मिले होते हैं। तो एक ही प्रॉपर्टी पे 20-20 रजिस्ट्री से हो जाती है। मैंने भी कई लोगों की जमानत कराई है जिसमें एक ही प्रॉपर्टी को उसने 2-2 रजिस्ट्री करवा रखी है सेम डे। ऐसा भी होता है। तो फ्रॉड नहीं होंगे तो डिस्प्यूट नहीं हुआ। वकीलों का काम जो है, कोर्ट का काम है, वो आधे से ज्यादा इसी वजह से चल रहा है कि वो लोग लालची है, गलत करते हैं। अगर लोग ठीक करना शुरू कर दें तो हमारी जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं है, पुलिस की कोई जरूरत नहीं है। राइट, दिस इज द सिचुएशन। तो फ्रॉड करने वाले को तो तरीके हैं, वो अपने तरीके निकालेगा, वो करेगा फ्रॉड, आप उसको रोक नहीं सकते। एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए सिटीजन, एज ए बायर, आपको खुद अवेयर रहना पड़ेगा। लोग बैठे हुए हैं आपका फायदा उठाने के लिए। एक इसी बीबीए से और केस था कि प्रॉपर्टी की ओसी आ चुकी है, पोजीशन लेटर है, पोजीशन है प्रॉपर्टी का, रजिस्ट्री हो चुकी है, ठीक है। अब वो प्रॉपर्टी अपनी दूसरे को बेच रहे हैं। जो बायर है वो कह रहा है कि सारी चीजें हैं, बट बैंक में एक डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, बिल्डर बायर एग्रीमेंट की कॉपी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो ओरिजिनल कॉपी चाहिए, उनको देखनी होती है। वो ओरिजिनल कॉपी मिसिंग हो जाती है। बिल्डर के पास उसकी अपनी कॉपी है, वो उसकी सॉफ्ट कॉपी दे सकता है, क्योंकि वो भी ओरिजिनल कॉपी नहीं देगा। उस केस में हालांकि रजिस्ट्री हो चुकी, सारी चीजें हैं, पोजीशन लेटर भी है बिल्डर का, तो उस केस में क्या ये भी एक टाइटल में, या ये भी क्या, कितना बड़ा डॉक्यूमेंट हो सकता है वो बिल्डर बायर का ओरिजिनल कॉपी जो मिसिंग है? देखो, एज पर रह रहा, अगर आपका बिल्डर बायर एग्रीमेंट होता है तो दैट हैज टू बी रजिस्टर्ड। पहले होता था कि वो कच्चे पे चल रहा है, आज की तारीख में आपका रजिस्ट्रार ऑफिस में होना चाहिए। उसकी एक कॉपी बैंक में जाती है, अगर आप लोन ले रहे हैं तो उसकी एक कॉपी बिल्डर के पास रहती है, उसकी एक कॉपी आप जो है ओनर कैसे, मतलब अलॉटी आपके पास रहती है। अगर आपका बिल्डर बायर एग्रीमेंट जो है ओरिजिनल अगर खो जाता है तो गो फॉर एन एनसीआर या एफआईआर आप उसकी रजिस्टर करवाएं पुलिस के पास जाके कि मेरा ये डॉक्यूमेंट था, ये गुम हो गया, एंड बेस्ड ऑन दैट एनसीआर आप नोटिफाई करें अपने बिल्डर को कि मेरा ओरिजिनल खो गया है, और उसकी एक जो एप्लीकेशन है उसकी कॉपी उसके पास होनी चाहिए। अगर आपने बैंक लोन अप्लाई कर रखा है तो उसकी भी एक आप अपने बैंक को भी नोटिफाई करो। साथ में क्या होता है, क्योंकि आपका रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, तो आप रजिस्ट्रार ऑफिस से उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकलवा लो उसके बाद। तो कितनी देर लगती है? आपको 200, 500, 1000 रुपए का खर्चा लगेगा, जाके सर्टिफाइड कॉपी ले लो, बैंक वाला चेक कर लेगा। बैंक अगर बोलता है कि मुझे ओरिजिनल बिल्डर बायर एग्रीमेंट चाहिए, और आप पुलिस की रिपोर्ट दिखाते हो, न्यूज़पेपर में आप निकलवा दो उसको कि भाई ये खो गया है, अगर किसी को मिले तो दे दें, किसी भी न्यूज़पेपर में, नेशनल न्यूज़पेपर में आप निकलवा सकते हो। तो आपके लिए बैंक में ऐसा कोई हर्डल नहीं है कि उसके बेस पे आपका लोन नहीं होगा, हो सकता है। अगर किसी तरीके का प्रॉब्लमेटिक जगह नहीं है, अगर ओरिजिनल मिस हो गया है, बहुत सारे लोगों की रजिस्ट्री गुम हो जाती है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते, मालिक तो मालिक ही रहेगा ना। करेक्ट। आपका हो सकता है कि आपके पास वो पेपर इस टाइम पे ओरिजिनल नहीं है, तो आप सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हो। इसलिए तो मैं बार बार बोलता हूँ कि कच्चे पेपर पे प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए, गो फॉर रजिस्टर्ड वन। अगर आपका रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है तो जब चाहे रजिस्ट्रार ऑफिस से आप निकलवा सकते हो उसकी कॉपी। एटलीस्ट गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड तो है कि कौन से ने क्या एग्रीमेंट किया था। आप कच्चे पेपर खेलते रहो, कल की डेट में आप घर शिफ्ट कर रहे थे, नहीं मिला पेपर, आप ढूंढते रहो मालिक कौन, हम का कोई नहीं है,
ये तो प्रॉब्लम होती है ना। और अगर आपके डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, अगर आप कल की डेट में आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो गया, आपने कच्चे पेपर पे ले रखी है प्रॉपर्टी, तो आप जब कोर्ट में जाओगे और आप बोलोगे कि मेरे कच्चे पेपर है, मतलब कच्चे पेपर अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है सारे के सारे, स्टैम्प ड्यूटी आपने पे नहीं की, कोर्ट बोलेगा आई कैन नॉट कंसीडर दीज डॉक्यूमेंट इन एविडेंस। मैं एविडेंस में ले ही नहीं सकता तो प्रूव क्या करूंगा, तू मालिक है ही नहीं। अब जो कब्जे में बैठा जिसकी लाठी उसकी भैंस, लड़ो। तो ये सिचुएशन है, इससे बचना चाहिए आदमी को। राइट एग्जैक्टली। ठीक है सर, तो हमने ये कर लिया। एक ये जो हम लोगों ने अभी बात करते करते बस लास्ट एक केस है जो डिस्कस करना चाहेंगे, अग्रीमेंट। यही सेम फॉलोइंग पे आदमी 2% स्टैम्प ड्यूटी से इसलिए बचना चाहता है क्योंकि क्या ऐसा क्लॉज है जो जेनरिक मैंने मार्केट में सुना है, मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, कि वो 2% का हो गया, अब मेरे को कुछ हो जाता है तो उस रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के बेसिस पे फिर क्या होगा, या कल को मैं नहीं कैरी, मेरे बच्चे नहीं कैरी करना चाहते, उसे बेचना चाहते हैं, पोजीशन से पहले ही मेरे को कुछ हो जाता है तो फिर क्या होता है, या मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता, बेच नहीं सकता क्योंकि आपने 2% की स्टैम्प ड्यूटी आपने पे कर दी है और वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है और वो ट्रांसफर नहीं हो सकता क्योंकि जो सिविल लॉ है वो अलग है। एज पर रेरा इन्होंने मैंडेटरी कर दिया और सिविल लॉ ये कहता है, अब उस बेटर पर्सन आर यू टू रिप्लाई ऑन दिस, बट आई एम टेलिंग यू जो जनरल नोशन है कि आपने 2% देकर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर लिया, कल को वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बैकआउट नहीं हो सकता। पहली बात तो ये है कि जो आपका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो होती है रजिस्टर्ड सेल डीड की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें स्टैम्प ड्यूटी जो आपकी 2% नहीं होती, वो 6 से 8% होती है, गिव एंड टेक। तो आपकी जो है उसके अंदर स्टैम्प ड्यूटी जो है वो आप पे करते हो, तब आपका वो टाइटल जो है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आपके नाम पे आता है, क्योंकि आपने सरकार को भी पैसे दे दिए, आपने वो सेल डीड हो गई। मैं एग्रीमेंट की बात कर रहा हूँ। अगर आप एग्रीमेंट करते हो, एटीएस जो बनता है बिल्डर वायर एग्रीमेंट, उसको रजिस्टर्ड कराने की बात होती है, 2% स्टैम्प ड्यूटी। देखिए मैं बताता हूँ क्या है कि एटीएस को जनरली जो रजिस्टर करवाते हैं लोग, उसका रजिस्ट्रेशन करवाने का पर्पस दूसरा होता है और ना रजिस्ट्रेशन करवाने का पर्पस दूसरा होता है। जनरली लोग कोशिश करते हैं कि एटीएस को रजिस्टर ना करवाएं, क्योंकि होता क्या है कि प्रॉपर्टी वो कैश में कुछ पोर्शन होता है और कुछ एक नंबर का पोर्शन होता है। आपकी 1.25 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो कहते हैं 70 लाख रुपए की तो हम रजिस्ट्री करवाएंगे, 50 लाख कैश में चलेगा, इसलिए वो एटीएस को रजिस्टर नहीं करवाते हैं। लेकिन अगर आपका एग्रीमेंट टू सेल जो है अगर वो रजिस्टर्ड नहीं भी है तो भी आप उसको इन्फोर्स कर सकते हो। हमारे लॉ में ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं है। लेकिन अगर उसमें 90 दिन का टाइम लिखा होगा कि 90 दिन में आप पेमेंट करोगे, उसके बाद रजिस्ट्री होगी, तो आपको यू हैव टू शो योर कैपेसिटी एंड विलिंगनेस टू परचेज दैट। आप ये नहीं बोलोगे कि मैंने 5% देके प्रॉपर्टी होल्ड पे कर ली, अब मैं केस पे जाऊंगा, स्टे ले लूंगा, 5 साल बाद इसी प्रॉपर्टी को जो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी 5 करोड़ में बेच दूंगा। डजंट वर्क लाइक दैट। अगर आप कोर्ट में जाते हो तो यू शुड बी ट्रूथफुल। आपको ये तो दिखाना पड़ेगा ना कि मैंने अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है, मैंने 5 लाख रुपए उसमें बयाना दे रखा है एग्रीमेंट टू सेल में, और 95 लाख बच गए हैं। अब मैं 4 महीने बाद जाता हूँ कि मैं 95 लाख रुपए तो मेरे पास है नहीं, लेकिन ये प्रॉपर्टी किसी और को ना बेच पाए, ऐसे नहीं होता है। अगर आप एज ए बायर जा रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा मेरे पास 95 लाख रुपीस है, ये रहे, और मैं तो गया था इसके पास, इसने फिर भी नहीं दी, रिफ्यूज कर दिया। कोर्ट में इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे हैं और मैं परचेज भी करना चाहता हूं, और हमारा आपका एग्रीमेंट हुआ था और उसके बेसिस पे आप उस पे डिफॉल्ट कर रहे हो, और मैं उस एग्रीमेंट को इन्फोर्स कर रहा हूं, मैं उसको परफॉर्म करना चाहता हूं, मेरा पोर्शन जो है मैं उसको करना चाह रहा हूं, इसलिए तो अब ये बैकआउट कर रहा है, इसलिए मुझे कोर्ट आना पड़ा। आप ये लोगों के मन में ना मिसकंसेप्शन होता है कि मैं बयाना दे दूंगा तो प्रॉपर्टी पे स्टे मिल जाएगा। आपके पास वो कैपेसिटी होनी चाहिए कल की तारीख में उस प्रॉपर्टी को परचेज करने की। अगर आप कैपेसिटी नहीं शो करते हो, विलिंगनेस नहीं शो करते हो, तो कोर्ट भी पागल नहीं है, कोर्ट में भी इस तरह की मैटर्स आते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये जज साहब पूछते हैं, हाँ जी बाकी पैसे कहाँ हैं? आप लेना चाह रहे हो ना, स्टे चाहिए प्रॉपर्टी पे, कहाँ है? तो आपको दिखाना पड़ेगा मेरे अकाउंट में पैसे हैं, ये डिमांड ड्राफ्ट में बनवाने के लिए तैयार हूँ, या फिर मैंने लोन अप्लाई किया हुआ, ये सैंक्शन लेटर है, डिसबर्स हो जाएगा। नाउ ये लालची है, you have to give proof, you have to be honest. Law of equity is there. इक्विटी का मतलब आपका बराबर ट्रीटमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पार्टी दूसरे को डोमिनेट करेगी। अगर आप एज ए सेलर अगर बात करते हो तो, और सेलर को आप बोलते हो कि बायर जो है वो पैसे नहीं दे रहा है, इसको रिस्टेन किया जाए और उसका जो बयाना है मैं फोरफेट करूंगा, तो उसको ये शो करना पड़ेगा कि मैं प्रॉपर्टी इसको इस प्राइस पे बेचने के लिए अभी तैयार हूँ, लेकिन इसके पास पैसे नहीं है देने के, ये जानबूझ के फंसा के बैठा हुआ है, तभी आपको रिलीफ मिलेगा। तो दैट गोज बोथ वेज। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। एटीएस अगर आप करोगे रजिस्टर, स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी, नहीं करोगे तो स्टैम्प ड्यूटी से बच जाओगे, लेकिन इन्फोर्स कर सकते हो, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, तो अब फिलहाल पहला ये
लीगल पॉडकास्ट था आपके साथ। थैंक यू अगेन सर फॉर डूइंग इट, और बहुत समय दिया आपने, और मुझे लगता है जितने लोग भी देख रहे होंगे इसको, उनको बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी रिगार्डिंग प्रॉपर्टी लीगल फ्रंट पे। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके और भी क्वेश्चंस हैं तो सर का मैंने इंस्टाग्राम हैंडल दे दिया है, मैं अभी उसको डिस्प्ले भी कर दूंगा साइड स्क्रीन पे, आप सब लोग देख लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में ले जाकर आप सारे कमेंट्स लिख दीजिएगा अगर आपके कोई लीगल मैटर है, क्वेश्चंस है, और हम ट्राई करेंगे कि वो क्वेश्चन सर तक पहुंचाएं और उनके भी आंसर्स आप तक लाने की कोशिश करें। तो ये था सर, थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग दिस। No, thank you so much for inviting me. Or it has been insightful coming to you and getting your side of the story and to know about your experiences. Thank you so much. थैंक यू।